हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं और मैं पिछले कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ टॉर्क के बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए आज बात कर लेते हैं रनिंग टॉर्क की। रनिंग टॉर्क जो होता है वो जब रोटर घूमना शुरू कर देता है, इंडक्शन मोटर रोटेट होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, क्योंकि सप्लाई जब रोटर घूमना चालू नहीं हुआ है, स्टेशनरी हो, उस वक्त जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट जो इंड्यूस होता है रोटर बार्स में वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का होता है। पर जैसे ही रोटर स्टार्ट हो जाता है घूमना तो उसके बाद जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का ना होकर उससे कम फ्रीक्वेंसी का होता है। और सिमिलरली करंट भी जो होता है वो कम फ्रीक्वेंसी का इंड्यूस होता है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और क्वांटिटी भी कम हो जाती है E2 और I2 की। तो उस रोटर करंट रोटर ईएमएफ को हम E2R, R फॉर रनिंग, 2 फॉर रोटर, ऐसा ईएमएफ का नाम देते हैं। और I2R मतलब वही 2 फॉर रोटर और R फॉर रनिंग। तो उसी से रिलेटेड अब टॉर्क कितना जनरेट होगा रनिंग कंडीशन में वो डिफरेंट होगा स्टार्टिंग टॉर्क से, तो वो देख लेते हैं हम। जनरली टॉर्क जो है मैंने बताया था, चाहे रनिंग हो या फिर स्टार्टिंग हो, वो किस पर डिपेंडेंट रहता है, जो है जिसको रोटर बार्स कट कर रहे हैं, चाहे स्टेशनरी कंडीशन में मतलब स्टैंड स्टिल में या रनिंग में, उस पर डिपेंड करता है। और रोटर बार्स में जो करंट इंड्यूस हुआ है, और नेचुरली अभी अगर रनिंग की बात करें तो ये रनिंग कंडीशन का करंट है, और पावर फैक्टर रोटर बार्स का कितना है, फिर से मैं रनिंग कंडीशन के पावर फैक्टर की ही बात करूंगी, क्योंकि रनिंग कंडीशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से रोटर बार्स का इंडक्टेंस भी बदल जाता है। और बेटा ये बहुत कुछ एक स्किन इफेक्ट करके फिनोमिना होता है कंडक्टर्स में फ्रीक्वेंसी की वजह से, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी का करंट बह रहा है या किस फ्रीक्वेंसी का करंट बह रहा है उस हिसाब से रिएक्टेंस बदलता है कंडक्टर्स में। स्किन इफेक्ट एक स्पेशल फिनोमिना है जो कि एडवांटेजियस भी है, कहीं पर डिसएडवांटेजियस है। आप लोग इसको पावर सिस्टम में पढ़ते हैं, पर इसका एप्लीकेशन जो है वो आपको यहाँ पर इंडक्शन मोटर में एडवांटेज के फॉर्म में देखने को मिलेगा जब मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूंगी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की। पर अभी फिलहाल ये कि स्किन इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी का जो बदलाव होता है उसकी वजह से कंडक्टर्स के रिएक्टेंस में चेंज आता है। तो रिएक्टेंस में चेंज हुआ तो इम्पिडेंस में चेंज हुआ, और इसका मतलब यही है कि रिएक्टेंस बदला तो करंट और ईएमएफ के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बदलेगा, मतलब पावर फैक्टर बदल रहा है। तो ये सारी बातें मैं करती आ रही हूँ, जस्ट अभी एक रिपीट कर रही हूँ। नया अभी मैंने सिर्फ इतना बताया है कि रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता तो है, क्योंकि वो हमें ओमेगा एल से मालूम है, X इक्वल टू ओमेगा एल होता है, पर उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझना है तो हमें स्किन इफेक्ट फिनोमेना से समझना पड़ेगा, जो मैं एक स्पेशल वीडियो शूट करके बेटा उसके बारे में बात करूंगी। और फिर उसका मैं यूसेज आपको एडवांटेज वाला कंस्ट्रक्शन के दौरान स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में रोटर बार्स के लिए स्लॉट्स कैसे बनाई जाती है उससे रिलेटेड अपन सारी बात करेंगे, और एप्लीकेशन वहां पर आपको स्किन इफेक्ट का समझ में आएगा। तो जो टॉर्क है रनिंग कंडीशन का वो स्टेटर फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है, रोटर बार में से बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल है, और पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनैलिटी को मैं आगे और चेंज कर रही हूँ। जो आपका स्टेटर फ्लक्स आ रहा है उसी की वजह से शुरू में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है E2 वो इंड्यूस होगा। तो मतलब किस कंडीशन में, स्टैंड स्टिल कंडीशन में ये वाला E2 EMF, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि E2 जो होता है वो फाइस के प्रोपोर्शनल होता है, पर ER रनिंग कंडीशन वाला फाइस के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, सिर्फ E2 फाइस के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं इसलिए फाइस को E2 से रिप्लेस कर सकती हूँ, I2R cos phi 2R ऐसा हमने लिख दिया। ER मुझे मालूम है रनिंग कंडीशन में S टाइम्स ऑफ स्टैंड स्टिल EMF होता है, मतलब EMF अंडर रनिंग कंडीशन इज इक्वल टू S टाइम्स ऑफ स्टैंड स्टिल EMF। और सिमिलरली जो रनिंग कंडीशन का रिएक्टेंस है रोटर का, मतलब मैं इसे X2R बोल दूं बेटा, और ये भी E2R है, तो वो किसके इक्वल रहेगा, S टाइम्स ऑफ X2 के। अब ये चेंज हुआ है रिएक्टेंस में, तो Z2R मतलब रनिंग कंडीशन का इंपीडेंस पर फेज का रोटर सर्किट में,
रोटर सर्किट 3 फेज है तो R2 प्लस जे एक्स टू आर ऐसा होगा, और इसको मैं फिर लिख सकती हूँ R2 प्लस जे एस एक्स टू। अब I2R को अगर मैं फॉर्मुलेट करूं तो E2R डिवाइडेड बाय Z2R होगा, मतलब E2R यानी S टाइम्स ऑफ E2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर हो जाएगा और उसका अंडर रूट। अब टाउ आर फिर से मैंने ले लिया, E2 की जगह E2, I2R की जगह ये पूरा रख दिया SE2 अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, और पावर फैक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस होता है, तो रेजिस्टेंस रोटर बार का R2 ही होता है, रनिंग हो चाहे स्टैंड स्टिल हो, पर फेज का रोटर बार्स का रेजिस्टेंस R2 ही होता है, R2 डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस मतलब अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर ये हो जाएगा। जब हम इसको सबको मिला रहे हैं तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K1 से रिप्लेस कर दे रही हूँ, जिसकी वैल्यू 3/2π NS होती है, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। S ये वाला हो गया, E2 इन दोनों को मिला के E2 स्क्वायर हो गया, R2 हो गया, और डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट और ये अंडर रूट करके पावर 1 हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन आ गए। इस तरीके से आपका जो टॉर्क होगा TR वो 3/2π SE2 स्क्वायर R2 अपॉन अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर इतना होगा। अब इसी के साथ बेटा मैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रनिंग टॉर्क निकाल देती हूँ, और कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क निकालनी विथ रिस्पेक्ट टू R2, क्योंकि हम R2 को बदल बदल के देख रहे हैं ऐसा समझ रहे हैं, तो मेरा जो वेरिएबल होगा वो R2 होगा, और उसी के रिस्पेक्ट में मैं चेंज इन टाउ आर ऑब्जर्व कर रही हूँ। दिस इज चेंज इन दिस पर्टिकुलर इज नथिंग बट सेंसिटिविटी ऑफ टाउ आर विथ रिस्पेक्ट टू R2 ये बोल सकते हैं, मतलब ये जो डेरिवेटिव होता है ये बताता है कि हाउ मच टाउ आर इज सेंसिटिव टूवर्ड्स R2, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब टाउ आर जो होगा वो R2 उस वक्त के R2 पर मैक्सिमम अकर हो रहा होगा। तो अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसको K1 ही लिख दिया है बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली इक्वल टू 0 होके K1 तो उधर 0 हो जाना है। SE2 स्क्वायर भी कांस्टेंट है, E2 नहीं बदल रहे, हम सिर्फ क्या बदल रहे हैं R2 बदल रहे हैं, मतलब अलग अलग R2 की वैल्यूज के लिए मैं अलग अलग टाउ आर निकाल के देख रही हूँ, ये मीनिंग है इसका। और एक पर्टिकुलर R2 की वैल्यू पे मुझे टाउ आर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, पर मैथमेटिकली इसको हम मैक्सिमा वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, जो कि कहता है चेंज इन टाउ आर विथ रिस्पेक्ट टू R2 इज whenever it is becoming 0 that time tau r will be maximum, और यही कॉन्सेप्ट मैंने मैक्सिमम एफिशिएंसी या मैक्सिमम पावर हर जगह मैंने यही कंसिडर किया है बेटा, ये वाला मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट। तो K1 SE2 स्क्वायर कांस्टेंट है पर R2 बदल रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर -1 करके इसकी पावर हो रही है, तो जब डिफरेंशिएट होगा तो -1 आगे आ जाएगा और नीचे इसकी पावर -1 करके स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से R2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2R2 हो जाएगा और एक R2 पहले से है। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करी तो इक्वल टू के उस तरफ 0 के साथ चला गया। यहाँ पे मैं LCM में ये ले रही हूँ R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो पूरे का अगर डिनोमिनेटर 1 करना है तो सेम एक टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो उसको मैंने ओपन करके ऐसे लिख दिया है, मतलब इसको सॉल्व किया तो फाइनली मुझे यहाँ पर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर माइनस 2R2 स्क्वायर ऐसा मिल रहा है। जब जंबलिंग करके इसको सॉल्व किया तो फाइनली मुझे R2 इज इक्वल टू SX2 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मुझे मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, जब R2 की वैल्यू S टाइम्स ऑफ X2 होगी, उस वक्त की स्लिप, और X2 तो आपका फिक्स है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप रोटर की स्पीड बदल रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट लोडिंग, तो स्लिप में बदलाव आ रहा है। एक बार रोटर बार्स कंस्ट्रक्ट हो गए तो स्टैंड स्टिल कंडीशन का जो X2 है वो भी कांस्टेंट रहता है बेटा, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो X2 अपीयर होगा वो 50 हर्ट्ज की वजह से, सप्लाई फ्रिक्वेंसी की वजह से, और जब तक हम सप्लाई फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे, इंडिया में 50 हर्ट्ज ही सप्लाई फ्रिक्वेंसी है, तो X2 तो बदलने नहीं वाला है। X2 R बदलता है, X2 नहीं बदलने वाला है, और R2 भी फिक्स है, पर बदल हम क्या सकते हैं S। तो अभी मैं R2 को, अब ये जब मैं फाइंड आउट कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर सेंसिटिविटी को फाइंड आउट कर रही हूँ, या कहना चाहिए कि मैं वो R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ जिस पर टाउ आर मैक्सिमम होगा, मतलब मैं R2 को बदल रही हूँ, तो वो R2 कितना मुझे मिल रहा है S
टाइम्स ऑफ x2 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे वो स्लिप पता चल रही है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस होता है, और वो है S इक्वल टू R2/x2। ये वो स्लिप है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस होता है। अब टाउ आर मैक्सिमम का मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, यहाँ पर निकाल सकते हो 3/2π को मैं K1 ही रहने दे रही हूँ, SE2² है, R2 को मैं SX2 लिख रही हूँ, इस R2 को भी मैं SX2 लिख रही हूँ, तो ये दोनों मिला के ट्वाइस ऑफ SX2 होल स्क्वायर हो जाएगा। पूरा सॉल्व किया तो मैक्सिमम टॉर्क जो मुझे मिल रहा है वो K1 = E2² मिल रहा है। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल गया। और मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस कब होगा, या तो ये कहिए कि R2 की वैल्यू जब S टाइम्स ऑफ x2 के बराबर होगी तब मैक्सिमम टॉर्क होगा, या ये कहिए कि स्लिप की वैल्यू R2/x2 होगी तब मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा। अब मैं कुछ इससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स अभी डिस्कस कर लेती हूँ इसके बाद। और ये पूरा मैंने आपको मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की कंडीशन बताई है और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क कितना होगा वो बताया। और इससे पहले मैंने आपसे जनरल एक्सप्रेशन की बात की थी कि रनिंग टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा। इसके बाद अब मैं आपसे कुछ इन्फ्रेंसेस की बात कर लेती हूँ, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेती हूँ कि ये जो मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन आया है K1 E2²/x2, ये एक्सप्रेशन कैसे आया, जब भी R2 की वैल्यू SX2 के बराबर होगी तब मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस होगा, ये मीनिंग है। मतलब R2 को किसके बराबर होना पड़ेगा, SX2 के। और S तो आपका पता चल रहा है कि कितने रेजिस्टेंस पर स्लिप का अकरेंस हो रहा है, तो इस R2 की वैल्यू पे स्लिप का अकरेंस हो रहा है, मतलब R2/x2 ये स्लिप की वैल्यू बता दे रहा है। मतलब R2 को S टाइम्स ऑफ x2 जब होगा तब आपका मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस होगा। बेटा मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूं कि R2 का मैग्नीट्यूड शुड बी रिप्लेस्ड बाय SX2। इसलिए मैंने जब यहां पर इस एक्सप्रेशन में R2 को रिप्लेस किया SX2 से, मैंने SX2 को R2 से रिप्लेस नहीं किया है बेटा, क्योंकि x2 फिक्स हो गया है, S फिक्स हो रहा है इस पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक। तो मुझे SX2 को नहीं रिप्लेस करना इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मुझे R2 को बना देना है SX2। इसलिए जब हमने ये रिप्लेसमेंट किया, R2 को SX2 बना दिया, तो हमारा टाउ आर मैक्स का मैग्नीट्यूड K1 × E2²/x2 आया। इसका मतलब है कि टाउ आर मैक्स R2 के मैग्नीट्यूड पर नहीं डिपेंड कर रहा है, टाउ आर मैक्स का मैग्नीट्यूड x2 पर डिपेंड कर रहा है। ये समझ में आ रहा है, वो भी x2 के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यही कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ R2 है। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू में R2 कहीं भी नहीं रहेगा। R2 कितना है दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड टाउ आर मैक्स मैग्नीट्यूड, but the speed or slip at which maximum torque occurs depend on R2। पर वो slip या वो speed जिस पर मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस हो रहा है, उस पर ये स्लिप का मैग्नीट्यूड, ये स्लिप की वैल्यू डिपेंड कर रही है R2 पर, और जो कि R2/x2 है। x2 फिक्स से बेटा मशीन एक बार कंस्ट्रक्ट हो गई, 3 फेज इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्ट हो गई, तो x2 फिक्स हो गया है। R2 हम बदल के देख रहे हैं, तो R2 की वैल्यू जब SX2 के बराबर हो जाएगी तब वो मैक्सिमम टॉर्क के अकरेंस का पॉइंट आ जाएगा, और वो स्पीड कौन सी होगी, वो S = R2/x2 वो स्पीड होगी। तो बट टाउ आर मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, जैसा कि अभी मैंने बोला था। अब टाउ आर मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x2। टाउ आर मैक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x2 के। x2 की वैल्यू आप जितनी कम रख सकते हो इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन के दौरान रोटर बार्स का x2 उतना आप कम रखिए, तो आपको टॉर्क जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क जो है अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो E2 जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यहाँ पर मैं अगर ये प्रोपोर्शनलिटी K1 है और इसको K3 में चेंज कर दूँ
तो ये वाले E2 स्क्वायर को मैं V1 स्क्वायर में बदल सकती हूँ, मतलब E2 स्क्वायर की जगह मैं V1 स्क्वायर डाल सकती हूँ। मतलब टाउ आर रनिंग कंडीशन का जो टॉर्क है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वही मैंने यहाँ लिखा है। मैक्सिमम टॉर्क वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज V1 इज देयर, एज द मीन्स वेरीज अकॉर्डिंग टू इट। और साथ में मैक्सिमम टॉर्क अगर मुझे स्टार्टिंग में ही चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम चाहिए या मैक्सिमम टॉर्क स्टार्टिंग में चाहिए, तो उस वक्त हमें स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि स्टार्टिंग में रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है। और उस वक्त रोटर की स्पीड और NS के बीच में जो स्लिप मिल रही है आपको वो 1 मिलेगी, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या होती है NS माइनस NR अपॉन NS, और अभी NR 0 है, रोटर ने घूमना शुरू नहीं किया है, तो इसलिए NS अपॉन NS इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जब रोटर की स्पीड 0 है तब स्लिप इक्वल टू 1 है। उस वक्त अगर आपको अकरेंस चाहिए मैक्सिमम टॉर्क का, तो आपको रोटर रेजिस्टेंस को किसके बराबर करना पड़ेगा, रोटर रिएक्टेंस के बराबर कर देना पड़ेगा, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क का अकरेंस स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये सारी चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आती है। रनिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करने को आता है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रनिंग टॉर्क डिराइव करने को आता है, ये इन्फरेंसेस भी आपको उसमें नोट लिखने पड़ेंगे, और साथ में ये वाइवा क्वेश्चन भी है। और आगे जाके जब आप फील्ड जॉब करेंगे किसी इंडस्ट्री में मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना इंडक्शन मोटर के रन नहीं होती, क्योंकि जनरली जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, ड्राइव्स होती हैं, वहाँ पे इंडक्शन मोटर होती ही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इस तरीके से आपको मेरा ये डिस्कशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, मेरे वीडियोस को देखिए और समझिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। थैंक यू।